वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन। इस पोर्शन से 2 क्वेश्चन हर साल नीट में आ रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलेगी नीट से रिलेटेड बायोलॉजी के स्टडी मटेरियल की लेटेस्ट अपडेट और अपने नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस। इस पोर्शन से ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 12th का बायोलॉजी का, एनसीईआरटी का। इसमें से 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी दो क्वेश्चन आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसकी एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिन्थ्स एटसेट्रा कुड कॉज डिसीजेज इन मैन। तो ये तुम्हारे कॉजिंग एजेंट्स हैं जिनको कि हम पैथोजन भी कहते हैं। तो सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन हो गई पैथोजन की। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। अंदर भी हो सकते हैं और उनके ऊपर भी हो सकते हैं। तो एक हो गया एंडोपैरासाइट, एक हो गया एक्टोपैरासाइट, बोथ आर पैरासाइट। The pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. The pathogens have to adapt to life within the environment of the host. जो पैथोजन जो है वो क्या करेगा, होस्ट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टोमक एट लो पीएच। अब तुम्हें पता है कि स्टोमक के अंदर पीएच बहुत लो है, इट इज अराउंड 2। सो एट दिस पीएच दे शुड हैव सम मैकेनिज्म्स टू सर्वाइव एट दिस पीएच एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलेंगे, उनके ऊपर भी उनको फतेह करनी है, सो दैट दे कैन सर्वाइव एट पर्टिकुलर लोकेशन। तो हम यहाँ बारी बारी से एक एक डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे पॉजिटिव एजेंट क्या है, कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, उसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है। तो ये हमारे मेजर स्टडी के पॉइंट होंगे। और अब ये पैराग्राफ देख लेते हैं। ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस्ड हेयर। ठीक है जी। तो सबसे पहला आ रहा है हमारा भैया टाइफाइड। बहुत कॉमन सी डिसीज़ है, यूजुअली होते रहती है। तो साल्मोनेला टाइफी इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब दूसरा हो गया ये भैया, क्या चीज़ है, ये है बैक्टीरिया। ठीक है जी। साल्मोनेला टाइफी है, पैथोजेनिक बैक्टीरियम है विच कॉज टाइफाइड। रट जाओ कि पॉजिटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स हो गया। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद देम। एक तो ये देख लो कहाँ एंटर कर रहे हैं, जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे। अब वहाँ से ये माइग्रेट कर जाएंगे टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। इनका जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर वो है थ्रू ब्लड। सस्टेन्ड हाई फीवर, टाइफाइड में हाई फीवर होगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है और हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कहते हैं कि भाई 103 हो गया, 104 हो गया, भाई 106 हो गया, बंदा बचेगा नहीं। तो ये यहाँ डिग्री सेल्सियस में है। 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए 1 डिग्री, तब भी हमें डिसबैलेंस हो जाता है, बंदा अपने आप को फीवर जैसा फील करता है। तो देख लो 1 डिग्री कितनी बड़ी चीज़ है। तो वीकनेस होती है इसमें, स्टोमक पेन, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है जी, हेडेक आएगी, चक्कर आएंगे, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी तुम्हें, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। तो सिम्टम याद रखने हैं, पॉजिटिव एजेंट क्या है, पैथोजन का टाइप क्या है, बैक्टीरिया, वायरस और वॉट एवर इट इज़। तो ये ध्यान रखना है, सिम्टम देख लिए। अब देखते हैं टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट। और इसमें कह रहे हैं कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। जब सीवियर केस हो जाएगा तो डेथ भी हो सकती है भाई।
तो टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, रिपीटेड क्वेश्चन नीट में और इसी सिंपल क्वेश्चन में माना जाता है। होपफुली हर बच्चा इसको करके आता है, लेकिन इसी के अंदर जब क्वेश्चन सिम्टम में से आ जाए, क्वेश्चन प्रिवेंशन में से आ जाए, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो एक क्लासिक केस है इन मेडिसिन, मैरी मेलॉन, निक नेम्ड इसका था टाइफाइड मैरी, इज वर्थ मेंशनिंग हियर, यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है। सी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन, वो थी भैया कुक, एंड वाज ए टाइफाइड कैरियर, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो टाइफाइड कैरियर थी जो कि दूसरों में टाइफाइड फैला रही थी। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक फैलाती रहेगी, थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, तो वो जो फूड बनाती थी उसके थ्रू उसका फैलता था टाइफाइड। तो ये बहुत बड़ा केस था मेडिसिन में, जो कि तुम्हें याद होना चाहिए। आगे एमबीबीएस में जाओगे, वहाँ क्लिनिकल फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे तो भैया वहाँ से ये सब चीज़ें आएंगी, टाइफाइड मैरी, विडाल टेस्ट, इसके डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, या फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं विडाल टेस्ट के अंदर, कैसे डिटेक्ट होता है। अच्छा जी, तो बैक्टीरिया, अब हम अगले बैक्टीरिया पर जा रहे हैं। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, तो ये दोनों बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज निमोनिया। अब देखो ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है जी, ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, और तो निमोनी से हम ये देख सकते हैं कि निमोनिया कॉज होगा, लेकिन एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया था हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है जी, निमोनिया इज कॉज्ड बाय, उस ऑप्शन में ये वाला नहीं था, 3 अदर ऑप्शन थे, एक था हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। अब देखो है ये इन्फ्लुएंजा, लेकिन कॉज क्या कर रहा है, निमोनिया, तो इन सब चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है जी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अच्छा, इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई एयर फील्ड सैक्स ऑफ द लंग, तो निमोनिया में क्या इफेक्ट हो रहे हैं, लंग्स में क्या हो रहे हैं, एयर सैक्स, ठीक है जी, ये हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, क्या होता है कि जो एयर सैक्स हैं जिनके अंदर गैस भरती हैं, जब हम सांस लेते हैं तो फूल जाती हैं, तो उनके अंदर अगर लिक्विड भर जाएगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, दर्द भी होगा, तो ये बड़ी दिक्कत वाली डिसीज़ है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, इतने इसके सिम्टम हैं। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ये भी इसका सिम्टम है। तो भैया जितने भी सिम्टम है एक एक करके याद होने चाहिए। अच्छा, अब हेल्दी पर्सन कैसे इन्फेक्शन को एक्वायर करता है, भाई इनहेलिंग द ड्रॉपलेट, तो ये ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है, एरोसॉल्स के थ्रू, जैसे कोई छींक दे उसके थ्रू दूसरे में फैल गया। तो रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस, अब ये देख लो, ये शेयरिंग से भी फैलती है, ग्लास को, बर्तनों को, विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो डिसेंट्री, फ्लैग, डिप्थीरिया एटसेट्रा सम अदर बैक्टीरियल डिसीजेस इन मैन। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, 3-4 डिसीज का नाम दे दिया, आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल डिसीज, आइडेंटिफाई द वायरल डिसीज, आइडेंटिफाई द डिसीज कॉज्ड बाय सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, आइडेंटिफाई द डिसीज कॉज्ड बाय डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कॉमन हैं, तो यहाँ जितना दिया हुआ है उसमें देख लेते हैं। मैनी वायरसेस, बैक्टीरियल खत्म हो गई, अब डिस्कशन आ गया वायरस पे, भैया कोरोना वायरस वैसे चल रहा है आजकल, तो वायरस का डिस्कशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, देखते हैं। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, राइनो वायरस represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailments, the common cold, ठीक है जी, कॉमन कोल्ड हो रही है, किससे हो रही है, वायरस से। ग्रुप ऑफ द वायरस क्या है, राइनो वायरसेस, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। अब यहाँ देखने वाली बात है, निमोनिया में क्या इफेक्ट हो रहा था, लंग्स, इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, सिर्फ 2 चीज अफेक्ट हो रही है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, ठीक है, नाक भरी भरी से रहेगी, एंड डिस्चार्ज, वो तो बहुत ठीक है जी, शोर थ्रोट, ठीक है, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, तो ये सारी कॉमन कोल्ड की, ठीक है जी। अब आ जाओ, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 से 7 दिन के लिए रहेगा भाई, अगर ये हो जाए तो 3 to 7 डेज में ठीक हो जाता है, किसी किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन। तो ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ
or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, डोर नोब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स और माउस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है जो इन्फेक्टेड पर्सन टच करेगा एंड कॉज इन्फेक्शन इन ए हेल्दी पर्सन। तो ये था तुम्हारा डिसीज ऑफ कॉज्ड बाय दी वायरस। तो यहाँ डिस्कस किया गया कॉमन कोल्ड के बारे में। और भी बहुत सारी वायरस डिसीजेस हैं ह्यूमंस के अंदर, तो जितना एनसीईआरटी में दिया हम फिलहाल उतना ही कर रहे हैं। बाकी और डिटेल्ड में आगे जब वीडियो बनेगी तो उसमें बताया जाएगा। अब हम आ गए हैं प्रोटोजोअन्स पे। तो बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जो कि प्रोटोजोआ कॉज करती है। तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। देखो मलेरिया तो बहुत कॉमन टर्म है और ये प्रोटोजोआ से होता है। अब इसका कोजेटिव एजेंट क्या है ये देख लेते हैं। ए डिसीज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। इसके ऊपर बहुत दिनों से रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी भी थोड़ा सा अंडरवे है। तो प्लाज्मोडियम, ठीक है जी, ए टाइनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज। बहुत कॉमन है, हर कोई जानता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब यहाँ मामला फंस जाता है जब वो डिफरेंट स्पीसीज देके पूछते हैं ना कि विच स्पीसीज कॉज विच टाइप ऑफ मलेरिया, वहाँ फंसता है क्वेश्चन। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। 3 स्पीसीज यहाँ मेंशन की हुई है। इसमें होती एक्चुअली 4 स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम ओवेल भी एक स्पीसीज होती है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal। तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो है, ये वाला मैलिग्नेंट मलेरिया, ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। ये बहुत ज़्यादा सीरियस वाला है और इवन फैटल, बहुत डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को भी डिस्कस किया गया है। तो जितना दिया हुआ है हम करेंगे, और इस लाइफ साइकिल से एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। तो प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट, क्वेश्चन बन गया। यही क्वेश्चन अभी 2020 में आया हुआ था कि विच स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। सीधा सीधा ऑप्शन था स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्शियस फॉर्म है इसकी। तो ये क्वेश्चन देख लो कहाँ से आ रहे हैं, किस लाइन से निकला क्वेश्चन, ठीक है जी। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। देखो फीमेल, अब यहाँ वर्ड मेंशन है भैया फीमेल। अब बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे यार फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही के काटने से ही मलेरिया क्यों होता है, मेल के काटने से क्यों नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई फीमेल मच्छर को काटने की क्या ज़रूरत है ह्यूमन के, उसको ब्लड क्यों चाहिए, क्या उसका खाना है। तो ये बात ध्यान रख लो कि ब्लड उसका खाना नहीं है, वो उसको खाता नहीं है। वो एक्चुअली में जो ब्लड सक जो करता है वो उसके एग के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, फीमेल के। तो फीमेल अगर ब्लड सक नहीं करेगी तो उसके एग्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसको अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए ह्यूमन का ब्लड चाहिए, जो कि अंदर जाके मेटाबोलाइट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी पाथवे चलती हैं। तो इसीलिए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से ही होता है। और जो मेल वाला होता है इसके अंदर वो तो फूल पेड़ पौधों इधर पार्क वारक में उधर रहता है, लेकिन जो फीमेल वाली होती है वो ह्यूमंस पे आती है काटने के लिए। और उसको ब्लड इसीलिए चाहिए ताकि वो उसका एग का डेवलपमेंट हो जाए और आगे लाइफ साइकिल चलती रहे। तो ये था तुम्हारा फीमेल का रीजन। अच्छा, द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स। सबसे पहले ये लीवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। पहले हिपेटोसाइट्स पे अटैक करेंगे, उसके बाद आरबीसी में आएंगे, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। अंदर ग्रो करेंगे, उसके बाद फाड़ देंगे इसको। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन। अब इस वर्ड को ध्यान रख लो, ये वर्ड भैया हीमोजॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है कि टॉक्सिक सब्सटेंस आफ्टर द रप्चर ऑफ आरबीसी इन मलेरिया, हीमोजॉइन, ठीक है जी। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रेकरिंग एवरी 3 to 4 days।
ये हीमोजॉइन ही है जो तुम्हें कभी ठंड लगेगी, ठीक है, कपकपी आएगी, हाई फीवर होगा। कौन है हीमोजॉइन? कहाँ से निकलता है? आरबीसी के रप्चर से, ठीक है जी। व्हेन अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड। ये रट लो, स्पोरोजोइट की लोकेशन कहाँ है? तो वो है इसके सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, मॉस्किटो के। When these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his her body, thereby initiating the events mentioned above। तो ये साइकिल चलती रहेगी, ह्यूमन से मॉस्किटो में, मॉस्किटो से ह्यूमन में, ह्यूमन से मॉस्किटो में, मॉस्किटो से ह्यूमन में। It is interesting to note that the malarial parasite require two hosts। दो होस्ट चाहिए, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ए फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो इज द वेक्टर। वेक्टर ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि डिसीज कैरियर होते हैं और डिसीज कॉजिंग पैथोजन को कैरी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन, उनको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है जी, वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर के ऊपर जो है बहुत सारे रिसर्च चल रही हैं तुम्हारी। वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है एक आपका तमिलनाडु में, मदुरई, तो वहाँ बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है। एनसीडीसी में चल रही है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, दिल्ली के अंदर है। एनआईएमआर में चल रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। तो वेक्टर लेकिन अभी तक कंट्रोल हो नहीं पाया। एक समय डीडीटी यूज करते थे, यूज करते करते थक गए, मच्छर ने पैदा कर लिया रेसिस्टेंस, अब तक कोई इलाज नहीं है। तो मच्छरों से तो कोई बचने का उपाय है नहीं अब तक। एक ही उपाय भैया, फिजिकल नेट यूज कर लो बस, मॉस्किटो नेट। अच्छा, अब ये साइकिल दी हुई है प्लाज्मोडियम की ह्यूमन के अंदर, तो इस साइकिल को यहाँ से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उधर था इसका टेक्स्ट रिटर्न वर्जन, अब यहाँ है पिक्टोरियल वर्जन, यहाँ चीज़ें दिमाग में घुसेगी। देखो, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। ये देखो, ये मच्छर है, ये ह्यूमन को काटा, ये स्पोरोजोइट आ गए। अब क्या है, पैरासाइट स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब ये ब्लड के थ्रू लीवर में आ गया, ठीक है, ये ह्यूमन का लीवर है। अब लीवर के बाद क्या है, द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स के अंदर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, ठीक है। ये देखो, लीवर सेल्स इन्फेक्ट कर रहा है, अब ये ब्लड में आ गया है। अब क्या है, अगली स्टेज क्या है, पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, bursting the red blood cells and causing cycle of fever and other symptoms। यहीं पे तुम्हारा निकलेगा हीमोजॉइन। रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें साइकिल चलती है, और एक तरीके से तुम कह लो कि एटॉमिक एक्सप्लोजन जिस टाइप का होता है ना, ये निकले उतने सारे जाके अलग अलग सेल को इन्फेक्ट करेंगे, फिर वो सारे निकलेंगे तो रप्चर होते ही जाएगा, आरबीसी कम हो जाती है। अब क्या है तुम्हारी सेक्सुअल स्टेज। देखो, यहाँ तक तो एसेक्सुअल था, हिपेटोसाइट्स के अंदर, आरबीसी के अंदर जो रिप्रोड्यूस कर रहे थे वो था एसेक्सुअल मोड। अब आ जाएगा इनका सेक्सुअल मोड, मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाएगी। तो सेक्सुअल स्टेज, गैमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही गैमेटोसाइट्स में कन्वर्जन होगा, ठीक है। अब ये बन गए गैमेटोसाइट्स। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। अब देखो, जब जिस इंसान में साइकिल चल रही है, जब उसको सक करेगी तो सक करने में क्या है तुम्हारा, ये आ जाएगा, ये गैमेटोसाइट्स आ जाएंगे। जब गैमेटोसाइट्स आ जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि फर्टिलाइजेशन और जो होती है तुम्हारी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, वो कहाँ होती है, मॉस्किटो के गट में होती है, ठीक है। ये मॉस्किटो हॉस्ट है, ये ह्यूमन हॉस्ट है। अच्छा, अब गट में होगी, और ये हो गई तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड मॉस्किटो की, ये हो गई सलाइवरी ग्लैंड, ये हो गए लाल लाल वाले स्पोरोजोइट्स, ठीक है जी। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू दी मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। यहीं से तुम्हारे इंजेक्ट होते हैं ह्यूमन के अंदर, फिर ये इन्फेक्ट हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारी होगी प्लाज्मोडियम की साइकिल। इसका एक डिटेल्ड वर्जन है जो कि हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, और तुम जब जाओगे मेडिकल कॉलेजेस में तो वहाँ भी बड़े डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्लिनिकल फिजियोलॉजी के साथ।
अब अगला तुम्हारा आ रहा भैया एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है जी, इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। अब देखो टाइफाइड वाला क्या केस था भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंटामीबा क्या चीज़ है, हिस्टोलाइटिका ये लार्ज इंटेस्टाइन का। पहली बात तो ये क्वेश्चन यहीं से बन गया। विच कॉजेस एमीबियसिस, ठीक है, एमीबिक डिसेंट्री, तो ये हो गया। सिम्टम्स ऑफ दिस इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम, एब्डोमिनल पेन दूसरा, क्रैम्प्स तीसरा, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस चौथा, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है भैया एक्सेस म्यूकस, एंड ब्लड क्लॉट्स। तो ये सारे इसके हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के। तो बहुत सारे ह्यूमंस में ये डिसीज़ रेगुलर होती है, लेकिन क्या है कि इतनी हल्की होती है कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो ये मान लो बड़ा कॉमन सा पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, और यूजुअली बहुत सारे इंसानों में होती रहती है, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं होता है वो। अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ जाओ फिर तो मामला गड़बड़ा है। हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस टू इन्फेक्टेड पर्सन। अब इस केस में क्या है, जो हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ होती हैं हमारे घरों में, वो करती हैं कैरियर का काम, वो है इस केस में वेक्टर, ठीक है। और कहाँ ले जाएगी, टू फूड, जैसे छोटे क्लास में पढ़ते थे ना कि मक्खियाँ जो है एक जगह से दूसरे जगह कैरी करती हैं, तो वही हिसाब है। thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of infection। तो इसका जो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो आप देख ही रहे हो, जो अगर ड्रिंकिंग वाटर है वो अगर कॉन्टेमिनेटेड है तो तुम्हें होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये तुम्हारे हो गए प्रोटोजोन डिसीज। अब हम उससे आगे चलते हैं। तो एस्कैरिस द कॉमन राउंड वर्म एंड वुचरेरिया द फिलारियल वर्म are some of the helminths which are known to be pathogenic to man. Ascaris, an intestinal parasite, causes ascariasis. Symptom of the disease include ascariasis के symptom देख लो, internal bleeding 1, muscular pain 2, fever 3, anemia 4, blockage of intestinal passage 5 symptom है ascariasis के। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person which contaminate soil, water, plant etc। 3 है soil, water, plant, ठीक है। ये कौन infected person जब रिलीज करेगा तो a healthy person acquire this infection through contaminated water, vegetable, fruit। इसीलिए कहते हैं सब्जियां धो के खानी चाहिए, फल धो के खाने चाहिए। अगर उनमें एस्कैरियासिस मतलब कि तुम्हारा एस्कैरिस, अगर एस्कैरिस का कंटेमिनेशन होगा तो तुम्हें डिसीज हो सकती है। तो ये हो गया भैया हेलमिंथ्स से जो डिसीज होती है। अब आ जाओ वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मेलाई, 2 स्पीसीज हैं। द फिलारियल वर्म कॉजेस अ स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लाइव फॉर मैनी ईयर्स। तो उसका बहुत बड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेजल्स ऑफ द लोअर लिम, यूजुअली जो इन्फेक्ट करते हैं लोअर लिम, ठीक है। तो इनका जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन साइट है वो है लिम्फेटिक वेजल ऑफ द लोअर लिम। एक्चुअली ये लिम्फ के अंदर चले जाते हैं ना जब लिम्फ वेजल्स, तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो इतनी बड़ी स्वेलिंग हो जाती है कि पाँव हाथी जैसा हो जाता है, हाथी जितना मोटा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एलिफेंटियासिस, इसका नाम एलिफेंटियासिस भी है, फिलारियासिस। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड, देख रहे जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो गया है, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट बाई फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। तो इस डिसीज़ का भी तुम्हारा फीमेल मॉस्किटो वेक्टर ही है। और ये जो डिसीज़ है, सबसे बड़ी बात ये कि जो डिसीज़ होती है ना जितने भी टाइप की, उनका एक पैटर्न है, हर डिसीज़ हर इलाके में नहीं है। ये तुम्हारे बिहार तरफ ज़्यादा है, ये वाली जो डिसीज़ है एलिफेंटियासिस बिहार के अंदर ज़्यादा डिटेक्ट की जाती है, वो भी कुछ रीजन्स में, हर रीजन में नहीं है। तो इसका जब देखोगे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तुम्हें बिहार तरफ इसका लोकेशन दिखाएगा। तो बड़ा खतरनाक डिसीज़ है भैया, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स में बड़ी दिक्कत होती होगी चलने में, तो इससे कोई इन्फेक्ट ना हो, बचे रहें। अच्छा मैनी फंजाई, अब फंगस से बहुत सारे डिसीज होती है भाई। बिलोंग्स टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया इन्हीं 2 लाइनों से। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म, एक बार तो ये क्वेश्चन आया था 2010 में कि रिंगवर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाई फंगस, सीधा आंसर है, बहुत छोटा क्वेश्चन है।
कई बार जेनेरा पूछ लेते हैं तो माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है, एपिडर्मोफाइटोन है। द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज इन मैन, बहुत कॉमन है, सबके हो जाती है कभी कभी, याद है रिंग गार्ड लगाते हैं तो वही है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, तो तुम्हारा ड्राइनेस लगेगा, ठीक है, और खुजली ज़्यादा होगी, ये इसके फीचर्स हैं। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो। तो इन्फेक्टेड पर्सनस का कभी भी टॉवल, कहीं भी किसी होटल में जाओ या कहीं जाओ तो किसी का टॉवल वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो ये हो गया तुम्हारा फंगल डिसीजेस के बारे में, रिंगवर्म के बारे में डिस्कस किया गया है। अब तुम्हें नीचे वाले पैराग्राफ में पब्लिक हाइजीन्स के बारे में बताया गया कि हम डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें से सिर्फ तुम्हारी 2 या 3 लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन 3 लाइनों को देख लेते हैं। एक तो तुम्हारा इसमें से इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि गैम्बूशिया, देखो गैम्बूशिया जो है इन पॉन्ड दैट फेड ऑन मॉस्किटो लार्वे, तो ये मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ हो सकता है, इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। अच्छा, इन एडिशन डोर्स विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, तो मेन फोकस दिया गया मच्छरों के प्रिवेंशन पे। अच्छा जी, अब 2-3 लाइनें और देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेट डेडली डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो चुका है वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन वाले प्रोग्राम से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि स्मॉल पॉक्स कौन सी डिसीज़ कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, स्मॉल पॉक्स है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिसीजेस, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टिटेनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन्स, तो कौन कौन सी डिसीज़ तुम्हारी वैक्सीन से कंट्रोल हो सकती है, तो ये सब याद करने वाले हैं। तो इसके साथ ही ये वाला तुम्हारा ख़त्म होता है। इस पैराग्राफ को समझ जाओ, 2 क्वेश्चन, मैंने शुरू में बताया था 2 क्वेश्चन, तो अगर आपने ये पढ़ लिया ध्यान से, और इसमें ऐसा है कि आपको रटना नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ तुम्हें रटना है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ एग्जाम्पल्स आपको रटने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं। लेकिन इस वाले पोर्शन में मैंने ये देखा है कि आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर एक रीडिंग भी इसकी दे दी तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो ये जो पैराग्राफ था ये 1 टाइम रीड पैराग्राफ था, विद फुल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ पैराग्राफ, कुछ कुछ लाइन, कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ आपको 10 बार, 15 बार, 20 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब अगर क्वेश्चन आएगा तो आप करेक्ट मार पाओगे। तो इसके साथ ही ये वाला वीडियो ख़त्म होता है और हम आगे और भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।